रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव का और जानते हैं कि क्या कुछ मुद्दे रहेंगे रायबरेली के। आशीष, लगातार आप लोगों के बीच में हैं और कोशिश कर रहे हैं माहौल जानने की। क्या कुछ उत्साह है, कितने लोग पहुंच रहे हैं और क्या कुछ मुद्दे हैं वहां के लोगों के? तो बता दें, जिस तरीके से रायबरेली की चार विधानसभाओं की बात की जाए तो त्रिकोणीय चुनाव है। यहाँ पर हर पार्टी के प्रत्याशी लगातार जनता के बीच में प्रचार करते रहे हैं। जनता को अपने अपने सरकार के द्वारा की गई विकास के मुद्दों को गिनाया है। तो कहीं ना कहीं सदर विधानसभा सीट सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है रायबरेली की। तो रायबरेली की सीट लगातार मैं जनता के बीच में जा रहा हूं, जनता के लोगों से मुलाकात हो रही है, जनता से बातचीत हो रही है। तो रुझान विकास का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के जनता तय करेगी कि किस प्रत्याशी को मतदान करना है। जो जनता के बीच लगातार अपनी पैठ बनाए हुए जनता की समस्याओं का निराकरण करते आए हैं, जनता से रूबरू होते आए हैं, जनता के सुख और दुख में लगातार उनके शरीक होते आए हैं। तो अभी जैसे बात की जाए रायबरेली की सदर विधानसभा में जिस तरीके से लगातार सदर विधानसभा की सीट किसी पार्टी की नहीं मानी गई है, अखिलेश सिंह की मानी गई। अखिलेश सिंह किसी भी सीट से, किसी भी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ते थे, वो सीट उनके खेमे में जाती थी। उसी तरह 2017 में अस्सी सिंह ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा तो वो सीट सिर्फ रायबरेली की एक सदर विधानसभा सीट कांग्रेस के खेमे में गई। माना जाता है कांग्रेस रायबरेली का गढ़ है। लेकिन जिस तरह से 2022 में अस्सी सिंह ने कांग्रेस को छोड़ के भाजपा का दामन थामा है, जनता के बीच से जो रुझान आ रहा है तो देखने को मिल रहा है बतौर साफ कि कहीं ना कहीं जनता का जुड़ाव इंडिविजुअल जो है अस्सी सिंह के साथ है। अगर ऊंचाहार विधानसभा की बात की जाए तो जिस तरीके से वहां पर एक लहर थी 2012 में, वहां से समाजवादी पार्टी की लहर थी, समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडेल बने। 2017 में भाजपा की लहर थी, लेकिन उसके बावजूद भी सपा के खेमे में ऊंचाहार की सीट गई। तिबारा फिर से ऊंचाहार के प्रत्याशी बतौर सपा प्रत्याशी मनोज पांडे फिर से मैदान में है। तो इस बार वहां पे स्वयं अमरपाल मौर्य को वहां पे प्रत्याशी बनाया गया है। तो वहां पे त्रिकोणीय श्रृंखला है। भाजपा से अतुल सिंह को टिकट न मिलने की वजह से इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस ने उनको टिकट दिया। वहां पे त्रिकोणीय मुकाबला सामने नजर आ रहा है। ये तो वक्त बताएगा आने वाला 2000। आशीष, जिस तरह से आप लगातार जानकारी दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस बार अगर इस एरिया की बात की जाए तो लोग पार्टी ना देखकर कैंडिडेट को देखकर वोट कर रहे हैं और ये अच्छा भी है क्योंकि काम जो है वो आपका कैंडिडेट करेगा। इस बीच में आपको समझना चाहूंगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो और कास्ट एक बड़ा मुद्दा रहता है, वो डिसाइसिव रहता है, वो तय करता है कि लोग किसको वोट दे रहे हैं। क्या कुछ एंगल इस नजर से आपको सामने नजर आ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे यहाँ पे अपने सबसे महत्वपूर्ण सीट की बात करें कि सदर की, तो यहाँ पे दो ही वर्ग की ओर डिसाइडिंग वोट मानी जा रही है। जैसे एक अनुसूचित, इस चुनाव में अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति की ये मतदाता जिस तरफ अपने मतों का प्रयोग करेंगे उस पार्टी के प्रत्याशी को निश्चित तौर पे सीट मिलने की उम्मीद रहेगी, वो यहाँ का विधायक बनेगा। तो दूसरी चीज, हरचंदपुर में भी इसी तरह, जो वहां पर बैकवर्ड समुदाय के लोग ज्यादा हैं, बैकवर्ड मतदाता जिस पार्टी के प्रत्याशी को मतदान करेगा वो वहां का विधायक होगा। तो कहीं ना कहीं हर विधानसभा में जातीय आंकड़े अलग अलग हैं। तो जिस हिसाब से हर वर्ग के लोग आके मतदान कर रहे हैं, महिलाओं के रुझान लग रहे हैं मतदान में, युवाओं का जोश दिख रहा है मतदान करने में। तो ये सारी चीजें तय करेंगी कि किस पार्टी के प्रत्याशी को अधिकतर वोट दिए जाए। और विकास का मुद्दा मेन मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है जो उनके साथ खड़ा रहता है। बेशक इन मुद्दों के बीच में लगातार हम देख रहे हैं कि बीएसपी के लिए ये इस वक्त चुनाव की अगर बात की जाए तो 2017 में बीएसपी का बहुत बड़ा वोट बैंक जो था वो बीजेपी के साथ चला गया था। इस बार क्या वही जो प्रथा है वो चलती आएगी या बीएसपी का वोट वापस बीएसपी के पास जाएगा या बीजेपी से छूटकर एसपी के पास जाएगा? इसको लेकर क्या कुछ समीकरण सामने आ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जो बात आपने कही है कि बीएसपी का मतदाता 2017 के चुनाव में बीजेपी की तरफ चला गया था, लेकिन इस बार जो चुनाव है वो कैंडिडेट के ऊपर लगभग डिपेंड कर रहा है कि किस पार्टी ने कितना अच्छा प्रत्याशी मैदान में उतारा है जो जनता के बीच अपनी पैठ रखता है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को अगर देखा जाए तो अब की जो मतदान हो रहा है वो किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं, बल्कि रायबरेली में जो मतदान की स्थिति आ रही है किसी पार्टी विशेष को लेकर नहीं आ रही है। जो प्रत्याशी है, प्रत्याशियों को बेशक लगातार आप यही बात कह रहे हैं और यही
लोगों के बीच में आपको राय मिल रही है कि कैंडिडेट को देखकर वोट किया जा रहा है और बाकी चीजों को नीचे रखा जा रहा है। बाकी चीजों की अगर मैं जिक्र करूं तो बेरोजगारी, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और साथ साथ कांग्रेस की अगर बात करूं तो जिस तरह से प्रियंका गांधी एक्टिव नजर आई हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ बदलाव नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से प्रियंका गांधी, देखिए एक जनता के बीच से जो आवाज लगातार निकलती आई है कि यहाँ से सांसद सोनिया गांधी रही है, सोनिया गांधी चुनाव हो जाता है, चुनाव जीत जाती है, उसके बाद जनता के बीच में वो नहीं जा पाती है, उनकी तबीयत खराब होने के कारण, अन्य कारणों से जो कांग्रेस के नेता बताते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इन्फेक्ट करती थी जनता को, जनता इस पर रुष्ट थी। बट प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से अपने पैर फैलाने शुरू किए हैं, जनता के बीच पैड बनाया, नुक्कड़ सभाएं की है, जनसभा की है और रोड शो किया है, जनता कहीं ना कहीं फिर से एक बार कांग्रेस की तरफ झुकती नजर आ रही है। लेकिन उस पर जो पहले प्रचंड तरीके से कांग्रेस को बहुमत जाता था, वो नजारा अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस जो रायबरेली कांग्रेस की सरजमी रही है, 2007 के विधानसभा में कांग्रेस की पूरी सीटें थी रायबरेली से 2012 में स्थितियां गंभीर हुई, 1-2 सीटें मिली, फिर उसके बाद 2017 में सिर्फ 1 सीट मिली। 2022 का निर्णय 10 मार्च को तय होगा, कांग्रेस के खेमे में कितनी सीटें जाएंगी। बेशक, तो परिणाम तो हमारे सामने 10 मार्च को आएगा, लेकिन आज परीक्षा की मार्किंग देने जनता पहुंच रही है। आशीष, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी, शुक्रिया। तमाम महत्वपूर्ण